हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी बुक का पहला चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक ये तमाम चैप्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12th ज्योग्राफी का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे ऑफ द ईयर 2022-2023 वाला। ठीक है, सैंपल पेपर ऑलरेडी सीबीएसई के द्वारा इशू हो चुका है, तो अब हम बेसिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सैंपल पेपर देखो, एक तरीके से हमें एक अंडरस्टैंडिंग लग जाती है कि क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आएगा, कैसे क्वेश्चन होंगे। हूबहू ये क्वेश्चन तो आने से रहे है ना, और हमें पूरी बुक ही पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, जिसकी कि सारे वीडियोस ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स पर अपलोडेड है। बस ये जो सैंपल पेपर होता है, ये हमें एक अंदाजा लगाने के लिए होता है कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। क्लियर है? तो आप लोग भी, मतलब आप लोगों का मेरे साथ में एक तरीके से टेस्ट होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा, 1 मिनट का या 30 सेकंड का पॉज लूंगा, आप लोग मन में आंसर्स देखेंगे कि आपके आंसर्स क्या होते हैं, एंड देन मैं आंसर्स को यहाँ पे रीड आउट करूंगा। तो जो आपका एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपका 70 नंबर का पेपर होना है, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। एक बार जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में इनके क्वेश्चन और उनके मार्क्स का बाइफरकेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से होगा, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ के थोड़ा सा उसे यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, ए बी सी एंड डी। 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है। इन सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 to 17 आर एमसीक्यू टाइप, मतलब 17 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है। जो सेक्शन नंबर ए है उसमें क्वेश्चन क्या है, उसमें क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है। इन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 to 23 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज 80 to 100 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और 2 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब एक पैरा लिख दिया होगा, एक अनसीन पैसेज टाइप में होगा, जिसपे से कि आपको सवाल पूछा जाएगा। Then in section C, question number 24 to 28 are long answer type question। जो section number C है उसमें जो question number 24 to 28 है वो क्या है, वो long answer type questions होंगे, जिसमें कि आपको 120 to 150 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। In section D, question number 29 and 30 are map based question having 5 sub parts। तो ये 2 क्वेश्चन जो होंगे इनमें मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें 5 चीज आपको मार्क करने के लिए दी जाएगी। एक होगा वर्ल्ड मैप, दूसरा होगा इंडिया का मैप, जो कि आपकी 2 बुक है। एक हम थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है और एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो दोनों का एक एक क्वेश्चन मैप वर्क में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मेट रहेगा। मुझे ये वाली चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आपके 17 नंबर आपके एमसीक्यू पे, मतलब 17 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एमसीक्यू बेस्ड का देखो, एक फायदा भी और नुकसान भी है। फायदा ये 17 क्वेश्चन हमने फटाफट सॉल्व कर दिए सर, और नुकसान ये है कि क्वेश्चन बन गया तो बन गया, नहीं बना तो हम क्या करेंगे। बस वो ये है कि पेपर में फिर ऐसे 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 करना, लेकिन उसमें भी सेट आते हैं तो वो हो नहीं पाता है ना। और वो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा, मैं कभी भी एज ए टीचर रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यूजली बच्चे कैसे करते हैं, बस ऐसे 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 सिर खुजालने के बहाने ऐसे ऐसे कर देते हो। लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को एनसीईआरटी बहुत अच्छी से पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ ली ना, तो पूरे पेपर में कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको नहीं बनेगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन, पूरी एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, फिर आप सैंपल पेपर को देखिए, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें बन जाएगी। अभी यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, तो वो इसलिए समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने क्लास 12 का आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। तो फटाफट से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए एंड देन आप सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, Which 2 cities are connected by channel tunnel? कौन सी सिटीज, कौन सी 2 सिटीज है जो चैनल टनल से कनेक्टेड है। यहाँ पे सब में एक चीज है, लंदन उन्होंने कॉमन दिया है। लंदन के अलावा उन्होंने 4 कंट्री दूसरी, 4 यहाँ पे सिटीज दूसरी दे दी है। इन 4 सिटीज में से बताओ कि कौन सी सिटी कनेक्टेड है। तो मुझे तो लग रहा है लंदन विद पेरिस कनेक्टेड होना चाहिए। देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग। लिख लिया, मन में सोच लिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लंदन विद पेरिस। क्लियर है?
ठीक, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे भी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच करेक्टली, यहाँ पे करेक्टली पूछा है। एक तरफ नेम ऑफ द कंट्री और उसके ऑयल पोर्ट्स पूछा है, तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि बताओ भैया कौन सा पेयर एकदम करेक्टली है। तो इसके लिए मैप वर्क, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस आपके जितने भी छोटे छोटे मैप्स दिए हैं ज्योग्राफी में, आपको उनको इग्नोर नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। पहला नेम ऑफ द कंट्री में ट्यूनेशिया विद त्रिपोली, देन लेबनान, फिर यहाँ पे वेनेजुला, ओमान, और यहाँ पे इनके ऑयल पोर्ट्स दे दिए हैं एडेन, त्रिपोली। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बताओ बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगेन इस पे भी सी था, पीछे वाले में भी सी ही था, और यहाँ पे भी सी है। वेनेजुला करेक्ट है, वेनेजुला और उसका ऑयल पोर्ट एकदम कंप्लीट यहाँ पे मैच हो रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इंटरप्रेटेड एज द स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। अगर हमें कौन सा एक स्पॉन्टेनियस एफर्ट, मतलब एक तुरंत एफर्ट कौन सा जो लगेगा जिसमें कि हमें पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को हम दोनों को बराबर कर पाएं, तो क्या होगा। माइग्रेशन, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट। ऑफ कोर्स माइग्रेशन, जहां स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स जो हैं वो माइग्रेशन में ज़्यादा यहाँ पे वर्क करते हुए हमें नजर आएंगे। क्लियर है, तो द करेक्ट आंसर विल बी माइग्रेशन। यहाँ पे जहाँ रिसोर्सेज है वहाँ पॉपुलेशन रहेगी, लोग वहाँ माइग्रेट करते ही हैं। माइग्रेशन इज द राइट आंसर ओवर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स बढ़े। Which of the following feature is related to the second stage of demographic transition theory? यहाँ पे क्या पूछा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का कौन सा सेकेंड स्टेज है, कौन सा सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। तो पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन देख लो, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। ठीक है, देन नेक्स्ट, डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी बट फर्टिलिटी रिमेन्स द हाई। ठीक, देन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी आर हाई, और फोर्थ, फर्टिलिटी डिक्लाइंस एंड मोर्टेलिटी हाइज। सेकेंड स्टेज में हम लोग देखते हैं मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो जाती है लेकिन फर्टिलिटी रिमेन्स हाई होती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी याद करो, उसमें क्या है, सेकेंड स्टेज में हम लोग देखते हैं डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी बट फर्टिलिटी रिमेन्स हाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हेयर। क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर हो गई कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे एकदम सही जवाब है। Then next question, what is a major export from न्यू मैंगलोर पोर्ट? न्यू मैंगलोर पोर्ट से सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या मेजर एक्सपोर्ट होता है? यहाँ पे कोल होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, मीका होता है। मैक, ठीक है, बताओ। कोल कॉपर आयरन ओर और मीका। तो आयरन ओर सबसे ज्यादा, मतलब मेजर एक्सपोर्ट, मतलब ज्यादातर एक्सपोर्ट हम लोग किसका देख रहे हैं मैंगलोर पोर्ट से, वो हमें आयरन ओर का देखने को मिल रहा है। अब अगर आप लोग एमसीक्यू देख रहे होंगे तो मोर और एवर फैक्चुअल वाले ज्यादा एमसीक्यू है, डायरेक्ट किसी प्लेस का पूछना, कौन सा ऑयल पोर्ट कहाँ पे है। तो इन एमसीक्यू को देख के अभी तक ये समझो कि फैक्ट वाली चीजें आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा है, कुछ भी मैप है, कोई सी भी चीज़ है, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से उन चीज़ों को समझना है। क्लियर है, अगले उस पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कांडला पोर्ट? इनमें से कौन सा कांडला पोर्ट का फीचर है? ठीक है, इट इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, पहला। इट इज एन हार्बर, its harbor is situated at Zweri estuary, ठीक है। It is situated at the head of the Gulf of Kutch. Now it is the oldest port of India. तो इसमें से कौन सा फीचर, which of the following is feature of कांडला पोर्ट? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इट इज सिचुएटेड एट द गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ पे सिचुएटेड है। ये एक किसका फीचर है? कांडला पोर्ट का। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्टली मैच हुई है? यहाँ पे इनकरेक्टली, यहाँ पे इनकरेक्टली पूछा है, करेक्टली नहीं। तो इनमें से कोई एक ही चीज है जो कि इनकरेक्टली यहाँ पे मैच है। वेस्ट बंगाल रानीगंज, ये तो एकदम करेक्टली है। ओडिशा,
ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टेट है और इस तरफ कोल माइनिंग सेंटर है कि तेलंगाना में सिंगारनी है, महाराष्ट्र में कोरबा, उड़ीसा में तेलचर, वेस्ट बंगाल में रानीगंज। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? तो महाराष्ट्र में जो कोरबा है ये क्या है? ये इनकरेक्टली मैच है। हमें इन सारी प्लेसेस, इन सारी जगहों को बहुत ध्यान से याद करना होगा, बहुत ही ध्यान से इन सारी चीजों को समझना होगा हमें यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम गिविंग नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखो तो सवाल क्या पूछा गया है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे समझो। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें वेस्ट से ईस्ट का करेक्ट लोकेशन बताना है, एक उस ऑर्डर में जमाना है, फ्रॉम द गिवन नेचुरल रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये जितनी भी जगह है उन्हें हमें वेस्ट से लेके ईस्ट में, इन नेचुरल गैसेस को हमको वेस्ट से लेके ईस्ट में हमको इनको अरेंज करना है। क्लियर है? कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीजें होंगी। तो पहला ऑप्शन हो गया अंकलेश्वर, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा जैसलमेर, फोर्थ कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये हो नहीं सकता। कहाँ अंकलेश्वर, कहाँ त्रिपुरा, फिर वापस राजस्थान जैसलमेर आ गए, फिर वापस कृष्णा गोदावरी आ गए। ठीक है, फिर देन जैसलमेर, अंकलेश्वर, कृष्णा गोदावरी बेसिन, त्रिपुरा। ठीक है भैया। देन त्रिपुरा, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी बेसिन, अंकलेश्वर नहीं, कृष्णा गोदावरी बेसिन, अंकलेश्वर, त्रिपुरा, जैसलमेर नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जैसलमेर कहाँ है? ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में ऐसा समझो, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट आ रहे हैं तो यहाँ राजस्थान से होते हुए और हम यहाँ पे इस तरह, और त्रिपुरा आखिरी में होना था, ये आपको पता है। 2 पॉइंट तो एकदम क्लियर है, सबसे पहले जैसलमेर होना था और सबसे लास्ट पे त्रिपुरा होना था। तो यहाँ पे एक ही जगह जैसलमेर स्टार्टिंग में, उसी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे एमसीक्यू में। ऐसे उम्मीद मत रखना कि एमसीक्यू में सिर्फ सिंपल आ जाए, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, इनको अरेंज कर दो, ये वाली चीज़ों के भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी आप लोग ध्यान रखें थोड़ा सा विशेष तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से इंडस्ट्रियल टाउन हैं? हुगली, सेलम, भिलाई, जमशेदपुर, पुष्कर, उज्जैन, कोयम्बटूर, न्यू दिल्ली, इम्फाल, चंडीगढ़, मुगल सराय, शिलोंग। बताओ, ये कंफ्यूजिंग है, इनमें से कौन सा तुमको हर ऑप्शन में लग जाएगा? सर हमें तो हर ऑप्शन में लग रहा है ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये तो है। हर ऑप्शन में तुमको एक एक जगह ऐसी लग जाएगी जो तुमको इंडस्ट्रियल टाउन लग रहा है। फिर बताओ कौन सा सही होगा? हुगली, सेलम, भिलाई। ठीक है, हुगली, सलीम, भिलाई, विधाई बोल रहा हूँ, भिलाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा इंडस्ट्रियल टाउन्स पूछा गया है यहाँ पे। यहाँ पे जमशेदपुर में पुष्कर, उज्जैन का कोई सेंस ही नहीं बनता है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी इनका कोई सेंस नहीं बनता है, यहाँ पे नीचे भी इनका कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे भले एक एक है, लेकिन हमें तीनों को देखना है कि कौन से तीनों जगह इंडस्ट्रियल टाउन्स होंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक सर दिख रहा है तो वो तो इंडस्ट्रीज वहाँ पे है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हुगली, सलीम, भिलाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया? इनमें से कौन से फीचर्स हैं अर्बन सेटलमेंट के? अर्बन सेटलमेंट के फीचर्स कौन कौन से हैं? कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स? यहाँ पे क्या है? अर्बन सेटलमेंट्स। इनमें से कौन सा फीचर है अर्बन सेटलमेंट्स का? कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देन दूसरा, intimate social relation, mainly primarily economic activity, people are less mobile. Economy mainly based on primary activities, providing food and raw materials, and social relations are formal. Provide a variety of services, poor transport network, social networks are intimate. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स हो रहा है, नोट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। शहर में क्या होगा? शहर में ये प्राइमरी एक्टिविटीज कहाँ से आ जाएगी? प्राइमरी एक्टिविटीज कहाँ पे आ जाएगी? ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सोशल नेटवर्क जो है वो सही क्यों नहीं होंगे।
ये सारी चीजें नहीं हो सकती, कॉम्प्लेक्स रहती ना, शहर की लाइफ कैसे रहती, कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ रहता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स होगा, नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रीज, कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये सारी चीजें हमें अर्बन सेटलमेंट में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्लियर हो गया, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, इन सारी चीजों को हमको एक करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है यहाँ पे। फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ जनरेटिंग जियोथर्मल, यहाँ पे जियोथर्मल को लेके ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, जियोथर्मल को लेके हमें इन्हें करेक्ट उसमें अरेंज करना है, करेक्ट वे में अरेंज करना है। क्लियर है? पहला, it is so hot that when it rises to the earth's surface it turn into steam. Then groundwater in such area where the geothermal gradient is high absorb the heat and the rock becomes the hot. Then next wala, the steam is used to drive turbines and generate electricity. Then next, geothermal energy exists because the earth progressively hotter with increasing depth. अरे आंसर नहीं, तुम देखा तो नहीं, यहाँ पे चारों को जैसे अब अरेंज द फॉलोइंग वाला आ गया, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो तुम लोगों को क्या करना है, भले ही मान लो ये तुमको सेकंड वाला के एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें सेकंड वाला मान लो लग जाए कि यही फर्स्ट है, लेकिन तो भी एक बार चारों को पढ़ लोगे। जब चारों को पढ़ लोगे तो देखोगे कि अब इनमें से कौन सा सबसे पहले लग रहा है, तो सबसे पहला जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट, पहले वो एग्जिस्ट करती है बिकॉज द अर्थ ग्रो प्रोग्रेसिवली हॉटर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट में इन तीनों को फिर से पढ़ा, एक बार फर्स्ट पॉइंट को फिर से पढ़ा, सेकंड पॉइंट को फिर से पढ़ा, थर्ड पॉइंट को फिर से पढ़ा, तो मुझे सेकंड वाला लग रहा है ग्राउंड वाटर इन सच एरिया, ये हो गया। तो फोर्थ एंड सेकंड हमने यहीं पे देख लिया, फोर्थ एंड सेकंड, तो इस पे मार्क कर दिया। यहाँ पे देखा कि कहीं फोर्थ और है क्या पहले पे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, फोर्थ यहीं पे, तो दिखती सी बात है, अगर सिर्फ एक ही आइडेंटिफाई कर लिया तो उसी से पता चल जाएगा, उसी से आप लोगों को क्या होगा, उसी से आप लोगों को करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। अब थर्ड अगर किसी को देखो फोर्थ नहीं भी बनता तो थर्ड वाला डायरेक्ट बता रहा है द स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये थर्ड वाला क्लियर बता रहा है कि इसको लास्ट होना चाहिए, तो लास्ट में थर्ड सिर्फ इन दोनों हैं, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब इनमें से भी तुम आकलन लगा लेते, तो बहुत सारे क्वेश्चन को क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड से करने होंगे, वो आपको वैसे भी डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन वाली मेथड से यहाँ पे सॉल्व करना होगा, एलिमिनेशन वाली मेथड लगानी होगी इफ वी वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 12. Consider the following statement and choose the correct option from given option. यहाँ पे हमें देखना है, इन दोनों स्टेटमेंट को देखना है, इन दोनों स्टेटमेंट को रीड करो फिर देखते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को देखते हैं। The WTO, World Trade Organization, however, have been criticized and opposed by those who are worried about the effect of free trade and economic globalization. Then free trade does not make ordinary people life more prosperous. ये दूसरा स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। फिर ऑप्शन नंबर बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली प्रेजेंट्स द रीजन फॉर द स्टेटमेंट 1। ऑप्शन नंबर सी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो ये वाला देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर यहाँ पे है, लेकिन अगर तुम इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि है क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एकदम साफ साफ मेंशन है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट ट्रू करेक्टली प्रेजेंट द रीजन फॉर स्टेटमेंट 1, और ये करेक्ट रीजन प्रेजेंट कर रहा है इसका, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे तुम्हारी गाड़ी फंस जाएगी। तो इन क्वेश्चंस का देखो मैं क्या करूंगा,
ऐसे जो क्वेश्चंस रहेंगे, इन क्वेश्चन के मैं आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा। और ये जो एमसीक्यू रहेंगे मतलब इस पैटर्न में असर्शन रीजन वाले, उसमें अरेंज वो नॉर्थ से ईस्ट में जमा हो, ईस्ट से नॉर्थ में जमा, मतलब ये जो तमाम तरीके की चीज़ें हैं इनके मैं आपको बहुत सारे करीब करीब 100, 50, 70 एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इन सारे क्वेश्चन से आप लोग निश्चिंत रहें, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो अभी तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन सेटलमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। यहाँ पे असर्शन ये है कि सेटलमेंट बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। रीजन, वेरियस फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। तो यहाँ पे ओनली असर्शन इज करेक्ट, ओनली रीजन इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट टू करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1 एंड बोथ आर करेक्ट बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है ये वाला जो है ये इसका करेक्ट रीजन बता रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है। सेटलमेंट वेरियस टाइप्स के होते हैं और वेरियस फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। हाँ, दिखती सी बात है, बहुत सिंपल सा है कि सेटलमेंट बहुत सारे तरीके के होते हैं और अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स मैटर करते हैं ग्रोथ ऑफ द सेटलमेंट के लिए, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, assertion Mediterranean region have inhabited from early period in history। assertion क्या है, Mediterranean regions have been inhabited from the early periods in history। reason, plain areas are favorable for the production of crops to the roads and industries। ठीक है भैया, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ओनली असर्शन इज करेक्ट, क्या सिर्फ यही वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर देन ओनली रीजन इज करेक्ट, क्या सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर ऑफ कोर्स थर्ड वाला ऑप्शन ये होगा कि ये दोनों करेक्ट है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फोर्थ वाला क्या होगा, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये दोनों करेक्ट है लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। और थर्ड वाला ये बता रहा है कि दोनों करेक्ट है और ये इसका करेक्ट रीजन है। तो देखिए एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। असर्शन, मेडिटेरियन रीजन्स हैव इनहैबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री। ठीक है, सही है भैया। प्लेन्स आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्री, ये भी सही है। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट का कोई आपस में लेना देना है, आपस में लेना देना नहीं है सर, लेकिन दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे है ना, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है लेकिन तो भी इन दोनों स्टेटमेंट का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक केस स्टडी है। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 15 to 17। हमें एक केस स्टडी को यहाँ पे समझो और आंसर, और यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर करो 15 to 17। मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस है उसे को हमको आंसर करना है। तो केस स्टडी को हम लोग रीड कर लेते हैं। देन यहाँ पे रालागिन सिद्धि इज अ स्मॉल विलेज। ठीक है, एक स्मॉल विलेज है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदनगर, महाराष्ट्र। ठीक है, इट हैज बिकम एन एग्जांपल ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट थ्रू आउट द कंट्री। बढ़िया। इन 1975 दिस विलेज कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी एंड इलिसिट लिक्विड ट्रेड। ये विलेज है अहमदनगर महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में, वो पूरे देश के लिए एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है, वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, पानी के लिए। और लेकिन 1975 में क्या होता है कि ये जो विलेज है ये गरीबी के चंगुल में आ जाती है, साथ ही साथ जो हम लोग देखते हैं जो लिकर ट्रेड है उसमें ये विलेज फंस जाती है। द ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस व्हेन अ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल सेटल डाउन इन अ विलेज एंड टुक अप द टास्क ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है, मतलब ये जो हम लोग देखते हैं कि ये जो इस चंगुल से बाहर कब आते हैं, जब एक आर्मी ऑफिसर वहां पे सेटल होता है और वो वाटरशेड डेवलपमेंट करता है। ही कन्विंस्ड विलेजर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड वॉलंटरी लेबर, प्रिवेंटिंग ओपन ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज एंड लिकर प्रोहिबिशन। वो सबको बताते हैं फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छा पानी का बचाव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, लिकर प्रोहिबिशन, ये तमाम चीज़ें वो बताते हैं। Voluntary labor was also necessary to ensure minimum dependence on the government for financial aid. Even those who were working outside the village contributed to the development
बाय द कमिटी बाय कमिटिंग अ मंथ सैलरी एवरी ईयर। ठीक है भैया, जो जो भले गांव के बाहर रह रहे हो वो भी 1 महीने की तनख्वाह के 1 महीने की तनख्वाह से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, मतलब अपनी 1 महीने की तनख्वाह गांव पे भेज रहे थे और कंट्रीब्यूट कर रहे थे वॉलंटरी गांव के डेवलपमेंट के लिए। ठीक, वर्क बिगिन विद द परकोलेशन टैंक कंस्ट्रक्टेड इन द विलेज, पहले टैंक वैंक बनाया विलेज में। इन 1975 द टैंक कुड नॉट होल्ड द वाटर, 1975 में टैंक में उतना पानी नहीं आ पाया। द इम्बैक्टमेंट वॉज लीक वगैरह हो गया। पीपल वॉलेंटरी रिपेयर्ड द इम्बैक्टमेंट, लोगों ने आपस में ही, लोगों ने सरकार के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहे, लोगों ने खुद उसे क्या किया, लोगों ने खुद उसे रिपेयर कर दिया। The 7 wells below it swelled with water in summer for the first time in the living memory of the people. The people reposed their faith in him and his vision. और पहली बार ऐसा होता है कि जो 7 कुएं थे उस टंकी के आसपास वो पूरे पानी से भरे रहे गर्मी में भी, और लोगों को उस इंसान मतलब जो आर्मी ऑफिसर है उसके फेथ और उसके विजन पे एक तरीके से ट्रस्ट होता है। A youth group called Tarun Mandal was formed. The group worked to ban down the dowry system, caste discrimination and untouchability. एक तरुण मंडल करके एक यूथ ग्रुप बनाया। ये यूथ ग्रुप का काम था कि डाउरी सिस्टम को बंद करे, दहेज प्रथा को बंद करे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, अनटचेबिलिटी वाली चीज नहीं हो। लेकर डिसल्टिंग यूनिट्स वर रिमूव्ड एंड प्रोहिबिशन इम्पोज्ड। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे जहां पे भी लेकर बेचे जा रहे थे उन सबको रिमूव कर दिया। ठीक है, ओपन ग्रेजिंग वाज कंप्लीटली बैंड, जो ओपन ग्रेजिंग थी उसको बैन कर दिया विथ न्यू एम्फेसिस ऑन स्टॉल फीडिंग। द कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन वर बैंड, वो सारी क्रॉप्स जिसमें कि पानी बहुत ज्यादा लग रहा था उनको भी बैन कर दिया। Crops such as pulses, oilseed and certain cash crop with low water requirement were encouraged. उन क्रॉप्स को इनकरेज किया गया जो कि कम पानी में और अच्छी उन पे वो हो रही थी, उन क्रॉप्स को क्या किया, उन क्रॉप्स को यहाँ पे इनकरेज किया गया। All elections to local body begin to be held on the basis of consensus. जो इलेक्शंस यहाँ पे हो रहे थे वो कंसेंसस के बेसिस पे, मतलब सब आपसी सहमति से। It made community leader complete representative to the people. और जो लीडर्स थे उनको एकदम completely रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के प्रति रिप्रेजेंटेटिव थे वो, मतलब लोगों के टुवर्ड्स जवाबदेही। आज भी हमारे लीडर्स होते हैं लेकिन वो इतना जवाबदेह कहाँ होते, ठीक है। A system of न्याय पंचायत, informal courts were also set up. Since then, no case have been referred to the police. उसके बाद में कोई भी केस पुलिस तक नहीं गया। rupees 22 lakhs of school building was constructed using only the resources of village. यहाँ पे 22 लाख में एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई और उसमें हम लोगों ने देखा, उसमें ये देखा गया कि कोई भी डोनेशन वगैरह नहीं लिया। मनी इफ नीडेड वॉज बोरोड एंड पेड बैक, और अगर मनी रुपए की जरूरत भी थी तो वो लिए और वापस कर दिए। The villagers took pride in this self-reliance. A new system of sharing labor grew out of this infusion of pride and voluntary spirit. लोगों को बड़ा गर्व हो रहा था, आपस में उन्होंने सब साथ में ग्रो कर रहे थे एक कम्युनिटी की तरह, वो एक वॉलंटरी स्पिरिट के साथ में पूरे गांव का डेवलपमेंट हो रहा था। People volunteered to help each other in agriculture operation. Landless labor also gained employment. और लोग वॉलंटियर, लोगों ने वॉलंटियर कर रहे थे एक दूसरे को, मतलब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे एग्रीकल्चर ऑपरेशन में, और इवन जो मजदूर थे जिनके के पास में कोई ज़मीन नहीं थी उनको भी रोजगार मिलना शुरू हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो एक अच्छी कहानी मतलब हमने देखा कि इस गांव की स्थिति कैसे थी, लेकिन वो गांव की स्थिति कैसे बदल गई आर्मी ऑफिसर के आने के बाद में, वाटरशेड डेवलपमेंट की प्रैक्टिस, लिकर बैन, और कैसे अपना खुद का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया वो गांव, और कितने अच्छे अच्छे काम किए। कुल मिला के एक अच्छी सी, जैसे मूवी में तुम लोग कहानी देखते हो वैसी कहानी है ये। अब इस कहानी के सवाल देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे हमसे सवाल पूछे जाएंगे इस कहानी के, उसे हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, उन सवालों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वाटर कन्वर्जेशन ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी इन रीगल सिंधी। ठीक है, कौन सा मेथड है वाटर कंजर्वेशन का जिसने की प्रॉस्पेरिटी लेके आया? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। बताओ कौन सा है? ये तो पैसेज में साफ साफ लिखा है, दैट इज वाटरशेड डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following measures were taken to increase the democratic participation in the village? यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन
इन द विलेज के लिए कौन कौन से मेजर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, लोकल बॉडी इलेक्शन, लिकर प्रोहिबिशन, ऑल ऑफ द अबव। तो लोकल बॉडी इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल और लिकर प्रोहिबिशन से कैसे लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए और वो इलेक्शन में कंसेंसस के बेसिस पे हुए, सारे लोगों ने आपसी सहमति बता दी कि ये हमारा लीडर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड रीगल सिंधी मेड इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कौन सी चीज ने, इनमें से कौन सी चीज ने ये जो विलेज है इसको गवर्नमेंट के रुपए से बाहर निकालने, मतलब ये जो विलेज है अपने आप में कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, हमें इसे देखना है। ठीक है, कि ये विलेज अपने आप में कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई वो समझना है। तो प्रोहिबिशन ऑफ लिकर के कारण, वॉलेंटरी लेबर के कारण, लोकल बॉडी इलेक्शन के कारण, एग्रीकल्चर के कारण। तो ऑफकोर्स वॉलेंटरी लेबर के कारण सब लोग आपस में काम करने लग गए, मिल के खुद से काम करने लग गए। तो वॉलेंटरी लेबर के कारण ये जो विलेज है ये गवर्नमेंट के ऊपर जो थी उससे बाहर निकल गई। ठीक है, ये वाली चीज हो गई, बहुत इजी सा था। अगर तुम लोग इस पैसेज को देखोगे तो पैसेज कितना बड़ा, मतलब सोर्स कितना बड़ा, ठीक है, केस स्टडी कितनी बड़ी, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल यहाँ पे क्वेश्चंस थे। नाउ रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब एक और पैसेज है, फिर हम यहाँ पे आंसर्स करेंगे। अब याद रखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एमसीक्यू खत्म हो गए भैया। क्वेश्चन नंबर 17 तक सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू थे, ध्यान करो, क्वेश्चन नंबर 17 तक एमसीक्यू है, यहाँ से एमसीक्यू खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे आपको अब आंसर्स लिखना है। ठीक है, ध्यान है ना, क्वेश्चन नंबर 1 to 17 आर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 18 से क्या होगा, यहाँ पे अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आप लोगों के। तो अगेन एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ते हैं और आंसर देखते हैं। Vermont tribal area comprises Barmor and Holi Tehsil of Chambal district of Himachal Pradesh. It has been a notified tribal area since November 21 November 1975. Barmor is inhabited by Gaddi. यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो बरमौर है वो गद्दी से inhabited है. A tribal community who have maintained a distinct identity in the Himalayan region as they practice यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बरमौर रीजन है वो क्या है, वो हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे ये क्या है कि ट्राइबल नोटिफाइड एरिया है, यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। ठीक है, और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उस कम्युनिटी का नाम क्या है, गद्दी। ठीक है, गद्दी वाली ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सांस ली है ना। A tribal community who have maintained a distinct identity in Himalayan region as they practice transhumance and conserve through Gaddi dialect. Barmor tribal region has harsh climate condition, low resource base and fragile environment. These factors have influenced the society and economy of the region. According to 2011 census, the total population of Barmur subdivision was 39,113. That is 21% per square kilometer. It is one of the most economically and socially backward areas of हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो बरमौर रीजन है वहाँ पे हार्श क्लाइमेट और ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, बहुत ही कम आबादी वाला एरिया है, और यहाँ पे इसके इन्वायरमेंट की वजह से खेती वगैरह हो नहीं पा रही है। इन लोगों का काम बस ये है कि शीप को यहाँ से ले जाओ फिर वहाँ पे ले जाओ, मतलब, और ये लोग मतलब ठंडी आ गई तो फिर जगह पे आगे चले जाओ, फिर गर्मी आ गई तो वापस ऊपर पहाड़ों पे जाओ। तो ये एक तरीके से मूव भी करते थे एक जगह पे दूसरी जगह। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे थे शीप रेयरिंग, और यही सब इनकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पूरा एनसीईआरटी का लिखा है यहाँ पे, जो तुम्हारा एनसीईआरटी वाला चैप्टर है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। हिस्टोरिकली द गद्दीज हैव एक्सपीरियंस जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। अब यहाँ पे जो गद्दीज है वो क्या कर रहे हैं, वो ज्योग्राफिकली आइसोलेशन और पॉलिटिकली आइसोलेशन और सोशल इकोनॉमिक डेप्रिवेशन उन्होंने शुरू से ही फेस किया है। शुरू से कैसे फेस किया है कि जो गद्दीज है वो हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकली आइसोलेटेड पहले से रही है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, क्योंकि आप खुद देखो ना 39,000 लोग, एक अंदाजा 39,000 पे गवर्नमेंट वैसे भी ध्यान नहीं देती है। गवर्नमेंट सोचती इनके वोट का क्या करेंगे। तो ये वैसे भी हम लोगों ने हम इनको देखते हैं कि ये लोग आइसोलेटेड रहते हैं। नाउ द इकोनॉमी इज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी सच एज शीप एंड गोट रियरिंग, ये बता चुका हूँ।
द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ बर्मोर स्टार्टेड इन 1970s। और यहाँ पे जो बर्मोर का जो हम लोग देख रहे हैं डेवलपमेंट है जो ट्राइबल एरिया का, वो स्टार्ट हो गया 1970s में, व्हेन गद्दीज वर इंक्लूडेड अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जब गद्दीज को इंक्लूड किया गया तब हम देख रहे थे, तब से इनका अच्छे से यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, तब से इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होने लग गया। अंडर द 5th 5-year प्लान द ट्राइबल सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974। यहाँ पे जो 5th 5-year प्लान था उसमें क्या था, एक ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस किया गया 1974 में, एंड बर्मोर वाज डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, बर्मोर को क्या है, बर्मोर को इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डाल दिया जब इस एरिया को 5-year प्लान के तहत ट्राइबल सब प्लान जब इस पे इंट्रोड्यूस किया गया, तो ऑफ कोर्स अब इस एरिया का डेवलपमेंट होगा इन हिमाचल प्रदेश। दिस एरिया डेवलपमेंट प्लान was aimed at improving the quality of life of the Gaddis and narrowing the gap in the level of development between the Barmor and the other areas of Himachal Pradesh. This plan laid the highest priority on development of transport and communication. ये जो प्लान है इसने highest priority कहाँ पे दी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज। तो एक तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में अगर देखो तो बर्मोर जो रीजन है वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रह रही गद्दीस, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ट्राइबल एरिया, ट्राइबल कम्युनिटी है, ये एक ट्राइबल एरिया नोटिफाई कर दिया गया। हार्श क्लाइमेट की वजह से इनके पास कोई अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, गवर्नमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन 5th 5-year प्लान के आ जाने के बाद से इनको इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत जोड़ दिया गया। और जब इस प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा तो तब से हमने देखा कि इनका डेवलपमेंट हुआ है, इनके एरिया का डेवलपमेंट हुआ है। तो पहले गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली वहां पे इंटरवीन किया है। क्लियर है? क्वेश्चंस पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए हैं तो क्वेश्चंस को समझते हैं। How have the Gaddi tribal community maintained a distinct identity in Himalayan region? ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा है कि जो गद्दी जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्होंने कैसे अपना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हिमालयन रीजन में मेंटेन करी। तो गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी हैव मेंटेन अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन हिमालयन रीजन एज दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमेंस एंड कन्वर्स थ्रू गद्दी डायलेक्ट। ये अपनी भाषा में बात करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, साथ ही साथ गोट रियरिंग और ये सारी चीज़ें करते थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन करके रखी, साथ ही में इनकी भाषा अपनी थी। ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से बात करते हैं। तो इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से इनकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी अच्छे से बरकरार रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर हैव इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ रीजन टू रिमेन बैकवर्ड। कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इनकी सोसाइटी और इकोनॉमी को बैकवर्ड रखा? तो इन अगर फैक्टर्स में देखें तो जो हार्श क्लाइमेट वगैरह है वो, ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। बर्मोर ट्राइबल रीजन हैव हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज लो रिसोर्स एंड बेस एंड फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। These factors have influenced society and economy of the region। और इसकी वजह से हमारे मतलब ये जो हार्श क्लाइमेटिक वजह से कुछ फसल वगैरह नहीं होना, ये होना, ठीक है, ठंड ज़्यादा पड़ जाना, तो इनके यहाँ चीज़ें सही नहीं हो रही थी और इसकी वजह से बैकवर्ड होते जा रहे थे। Then next, under the integrated tribal development project, which areas were given high priority? कौन-कौन से एरिया को हाई प्रायोरिटी दी? तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। The plan laid the highest priority on the development of transport and communication, agriculture and allied activities and social and community services। एकदम यहीं पे मेंशन है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे दिया the plan laid down the highest priority, ये लास्ट लाइन, इस पैसेज की लास्ट लाइन में ये चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तो आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को बनेंगे, मतलब अगर नहीं भी कुछ आया तो ये तो आप तुक्के मार दोगे यहाँ से पढ़ पढ़ के। क्लियर है? इससे ज्यादा अनसीन पैसेज डिफिकल्ट तो मुझे इंग्लिश वाले लगते हैं जो तुम्हारे इंग्लिश में आते हैं, ये तो भी मुझे कंपैरेटिवली इजी लगे। नाउ यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द रेलवे लाइन एंड नेम द कंट्री वेयर इट इज। मैप को देखो, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे आइए, तो कौन सी कंट्री है ये बताओ, कौन सी कंट्री है? रशिया जैसा लग रहा है क्या? कौन सी कंट्री है ये? रेलवे लाइन कहाँ पे मार के बताओ। ये यहाँ पे रेलवे लाइन हम लोग देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे वेस्ट से ये ईस्ट में जा रही है और कितनी लंबी रेलवे लाइन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए। कौन सी कंट्री है? नेम द रेलवे लाइन एंड कंट्री इट्स लाइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, इट लाइज इन
एशियाटिक रशिया है ना, रशिया में लाई हो रही है, और ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे समझ लोगे, कई बार क्वेश्चन नहीं भी समझ में आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैप के फॉर्मेट में कि मैप कौन सी कंट्री का दिख रहा है, ऐसे हम लोग लॉजिक लगा के कई बार क्वेश्चंस को पकड़ लेते हैं कि क्या हो सकता है। क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे नेम द स्टेशन मार्क्ड एज ए एंड बी, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, देखो मैं हट जाता हूं, दो स्टेशन से यहाँ पे मार्क करके बताओ ए और बी। यहाँ पे मुझे रशिया की कैपिटल मॉस्को लग रही है, वहां पे मुझे, आपको क्या लग रहा है, माल्टा हो सकता है। ठीक है, तो ए एंड बी यहाँ पे ये दो स्टेशन हो गए हैं। ज्योग्राफी का पेपर देखो बेटा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो नहीं बनेंगे पेपर, सैंपल पेपर देख के समझ जाओ कि अगर आपके ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा इशू जाने वाले हैं। तो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशन अप करके रखो, तभी आपको मजा आएगा। तो स्टेशन ए इज मॉस्को, स्टेशन बी इज चिता, सॉरी नॉट माल्टा, व्हाट आई एम सेइंग माल्टा, स्टेशन बी इज चिता, सॉरी ध्यान है ना तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, स्टेशन बी इज चिता। ठीक है, आप लोग भी सोचोगे सर ज्यादा आपने लगता है ज्यादा पढ़ाई कर ली। नाउ स्टेट एनी टू रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया, ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट रूट क्यों है, तो इसके कोई दो रीजन बताओ। इट हैज हेल्प इन ओपनिंग अप एशियन रीजन टू द वेस्टर्न यूरोप मार्केट्स, एशियन जो रीजन है उसको वेस्टर्न यूरोप तक लेके जाना, यहां तक है, यहां से यूरोप आपका मतलब हम यूरोपियन मार्केट्स में चीजें जा सकती है। चिता इज एन इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर एंड आयरस्टक अ फ्यू सेंटर कनेक्टिंग देम टू ओडेसा इन दी साउथ। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी, एक तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट प्लेसेस है, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड या मतलब कोई भी ट्रेड सेंटर कितना भी इंपॉर्टेंट हो, वो लगभग इसी रूट पे आ रहे हैं, और इनका कनेक्शन होना आपस में और इनका कनेक्शन होना यूरोप से, ये अपने आप में, और यहीं से फिर इनका कनेक्शन नीचे भी हो जाना, एक अपने आप में एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज दर्शाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट, फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट इन लीव ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो वही वाली बात है, नेम द कैपिटल सिटी, ये वाला वही क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट रीजन, तो क्वेश्चंस वही है, बस मैप उसमें से हटा दिया गया है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, what is meant by density of population, explain examples the physical and economic factors which affect the population distribution। आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से क्या समझते हैं, साथ ही साथ में क्या बताना है, एक्सप्लेन एग्जांपल विद फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का इकोनॉमिक और फिजिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एग्जांपल्स के साथ में बताओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर्स। The density of population is measured on human and land relationship. It is expressed as number of person per unit area. It helps in getting better understanding of spatial distribution of population in relation to the land. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन और लैंड के, उसमें हम लोग देखते हैं कि इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इस एरिया में कितने लोग हैं, उस वाले एरिया में कितने लोग हैं, तो इससे हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पता चलता है। साथ ही साथ स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कुछ जगह में एक छोटी सी जगह है लेकिन बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में देखो, गांव में जगह ज्यादा है लेकिन कम लोग रह रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है। क्लियर है। द फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टेरेन and availability of water affects the population distribution. For example, the North India plains, deltas and coastal plains have higher population than the other regions of the country. क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, पानी पीने की, टेरेन वगैरह, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा नदी वगैरह है, क्लाइमेट ठीक है, अर्बनाइजेशन भी है, एग्रीकल्चर के लिए प्रॉस्परस लैंड है, तो हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। वहीं अगर माउंटेनियस रीजन हो जाएगा तो वहां पे हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है हमें। ठीक, then economic factors like industrialization, urbanization and development of transport network cause high concentration of population in urban regions of Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Pune etc. यहाँ पे हम लोग वो भी देख रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, स्कूल कॉलेजेस कहाँ पे बेटर हैं, इनको देखते हुए भी लोग वहाँ पे सिचुएट हो रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
20 में और भी है बेटा, तो और वाला नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 20 का और। विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल डायग्राम थ्योरी एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो आपको एग्जाम्पल, आपको लेबल डायग्राम के साथ में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को समझाना है ना। हमें लेबल डायग्राम के साथ में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को यहाँ पे समझाना है। तो देखो डायग्राम तुम लोग बना दोगे, डायग्राम मैंने अभी यहाँ पे नहीं बनाया, डायग्राम तुम लोग बहुत अच्छे से बता दोगे। मैं यहाँ पे बस तुम्हें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक बार समझा दे रहा हूँ। द 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी विद डायग्राम। ठीक है, द फर्स्ट स्टेजेस एज हाई फर्टिलिटी। डायग्राम बुक में से देख लेना, यहाँ पे डायग्राम अभी नहीं है, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, the first stages as high fertility and high mortality because people reproduce more to compensate for the death due to epidemics and variable food supply. The population growth is slow and most of the people are engaged in agriculture where large families are an asset. Life expectancy is low, people are mostly illiterate and have low level of technology. 200 years ago all the countries of the world were in this stage. हम पहले उसमें देखते हैं हाई फर्टिलिटी रेट और हाई मोर्टेलिटी रेट दोनों बहुत ज़्यादा थे, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे भी हो रहे थे और बहुत ज़्यादा मौतें भी हो रही थी। उस समय पे लोग इलिटरेट थे, लोगों को कि 2 बेटे होना ही होना है, 3 बेटे चाहिए ही चाहिए। मतलब ये आप इंडिया में ये कॉन्सेप्ट रिलेट कर सकता हूँ, हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट करें बस इसे। ठीक है, तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर उस समय पे हम लोग एपिडेमिक, फूड और इन सब की देखते हुए, खेती है तो सब घर के ही लोग काम कर लेंगे, ये सारी चीजें चल रही थी। लोग इलिटरेट थे, इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, तो फैमिली प्लानिंग कोई ऐसा थी नहीं वहां पे। क्लियर है। fertility rate remains high in the beginning of second stage but it declines with the time. This accompanied by reduced mortality rate, improvement in sanitation and health condition leads to decline in mortality. Because of this gap, the net addition to the population is high. Second stage में हम लोग देखते हैं कि fertility rate starting में high रहता है, एकदम end में थोड़ा कम होने लगता है, और साथ ही साथ में मोर्टेलिटी रेट कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फर्स्ट स्टेज में देख रहे थे कि इतनी हेल्थ कंडीशंस नहीं थी, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे, लेकिन अब हॉस्पिटल्स आ गई, हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हो गई, तो लोग मर कम रहे हैं, तो फर्टिलिटी रेट हाई हो गया लेकिन मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। ठीक है, इन लास्ट स्टेज both the fertility rate and mortality rate decline considerably. The population is either stable or grows slowly. The population become urbanized, literate and has high technical know-how and how deliberately control the family size. This shows that human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility. और जो लास्ट स्टेज होती है उसमें हम लोग देखते हैं कि फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट दोनों कम होता है, इंसान अवेयर हो जाता है, हम लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंसान हो जाता है, उसे सारी चीज़ें नो हाउ पता होती है, हम लोग बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार वाली बात हो जाती है। एट द सेम टाइम हेल्थ कंडीशंस हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो भी और इम्प्रूव हो जाती है, तो मोर्टेलिटी रेट भी लो हमें देखने को मिलता है। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज भी आप यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फीचर ऑफ कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री। आप फीचर्स बताइए कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के, आपको क्या करना है, आपको फीचर्स बताने हैं। ठीक, तो हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री मतलब सबसे छोटी इंडस्ट्री जो कि घर पे खुद, जो घर पे इंसान फैमिली मेंबर्स खुद इंगेज है, इनका कोई ऐसा काम नहीं कि मार्केट में जाके बेचना है, ये वहीं के लोकल मार्केट में या खुद के यूज के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, बस कोई शहर वहर में माल वगैरह नहीं बेचना है, कम लोग लगते हैं, सारे काम हाथ से होते हैं। क्लियर है, ये इसके फीचर्स होने वाले हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। द फीचर्स ऑफ कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, एनी 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर का सवाल है, 5 है, हम पांचों के पांचों पढ़ लेते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बिल्कुल ये सबसे छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दिखती सी बात है, क्लियर है। यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल्स एंड सिंपल टूल्स बाय आर्टिशंस, जो लोकल रॉ मटेरियल्स हैं और जो सिंपल टूल्स है वही इस्तेमाल हो रहे हैं, मशीनरी नहीं लग रही है। Goods are produced for everyday use in the homes of artisan with the help of family members. यहाँ पे जो गुड्स बन रहे हैं, जो सामान बन रहे हैं, वो एवरीडे यूज के लिए हो रहे हैं, ठीक है, एवरीडे यूज की पर्पस के लिए हो रहे हैं। फैमिली मेंबर्स या जो कोई आसपास में कोई स्पेशल आर्टिशन है तो उनकी मदद से, कोई हम बाहर से लोग नहीं बुला रहे हैं। फिनिश प्रोडक्ट आर यूज इन सेम हाउस होल्ड और इन लोकल मार्केट, जो फिनिश प्रोडक्ट है जो बनेगा
वो या तो खुद के घर के लिए बनेगा या जो गांव में जो छोटा मोटा बाजार लगता है बस वहीं पे लोकल मार्केट में, हम कोई इसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। Then some common example of production produced in this sector are foodstuff, container, fabric, tools, furniture, jewelry, pottery, etc. कुछ एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो कि कुछ खाने पीने का कोई चिप्स वगैरह तल दिए, उसको पैकेट में वैसे ही पैक कर दिया, या फिर हम लोग फर्नीचर वगैरह देख लोगे, वो डलिया वो बना रहे हैं बांस की, आप लोगों ने देखा होगा। ये सारे लोकल मार्केट्स के लिए सारी चीजें होती है। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़े। How is naturalization of humans different from humanization of nature? Interesting question है। How is the naturalization of humans different from humanization of nature? तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे बॉक्स बना लोगे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर्स, ठीक है, इनका ऐसे बॉक्स बन जाएगा और आप अच्छे से बता दोगे। तो पहले नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस को पढ़ लेते हैं। This refers to the early stages of interaction between natural environment and humans, where humans are adopted to the dictates of nature. ठीक है, this refers to the interactions between the forces of nature and humans who begin to understand the forces of nature. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब कि ह्यूमंस और नेचर का बीच का इंटरेक्शन है, लेकिन ह्यूमंस यहाँ पे नेचर की सुन रहा है और यहाँ पे नेचर ह्यूमन की सुन रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, देन दूसरा, it indicates a very low level of technology and social development. It indicates the development of efficient technology and better social and cultural relations. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो बहुत कम टेक्नोलॉजी है, बहुत कम डेवलपमेंट है, नेचर बहुत सुंदर है, प्राकृतिक ऐसा समझ लो। यहाँ पे टेक्नोलॉजी नो हाउ आ गया है, तो हम हमारे हिसाब से नेचर को देख रहे हैं, हम हमारे हिसाब से नेचर को यूज भी कर रहे हैं। क्लियर है। ह्यूमंस मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम। पहले जो ह्यूमंस थे वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी, भूख लगी है तो सिर्फ उतना ही खाना खाना है। आज की तारीख में हम लोग और आगे स्टेट ऑफ नेसेसिटी से हम लोग बहुत आगे चले गए कि ये तो मेरी आज़ादी है, घूम रहे, खा रहे, पी रहे, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये वाली चीज़ हो गई। देन नेक्स्ट, नेचुरलाइज ह्यूमन लिसन टू द नेचर एंड आर अफ्रेड ऑफ इट्स फरी एंड वर्शिप नेचर। यहाँ पे जो नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस हैं वो एक तरीके से नेचर की वर्शिप करते हैं, साथ ही साथ वो नेचर से डरते हैं, आंधी तूफान बाढ़ से नेचर को वर्शिप करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो हम सब चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ये हो रहा वो हो रहा, जगह छोड़ रहे हैं, आगे चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब नेचर को फोकस है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब यहाँ पे ह्यूमन का फोकस है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्चुअल। आप जो आपका ज्योग्राफी जो आ रहा है वो सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना है, आपको इस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है इन सारी चीज़ों के लिए। क्लियर है। इसी का और वाला क्वेश्चंस देखते हैं। द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हैव बीन इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, the approaches to study of human geography have been evolved over a period of time. However, these schools of thought change the approaches to study of the human geography. यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने की वो चेंज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं उन्होंने भी अपनी अप्रोचेस चेंज कर लिए ह्यूमन ज्योग्राफी को। अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग मतलब स्कूल्स इन द सेंस तुम्हारा स्कूल नहीं, ज्योग्राफी को पढ़ने का हर थिंकर का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका भी अपना अप्रोच चेंज हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने का, तो वो बताओ। तो ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसके कंपैरिजन में, वो वाला इंटरेस्टिंग था, ये वाला डिफिकल्ट है। सबसे पहले वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, स्टार्टिंग वाले ही है, थोड़ा सा अपने ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो स्टार्टिंग वाले ही चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं। वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न्ड विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बीइंग ऑफ पीपल। These included aspects such as housing, health and education. Geographer have already introduced a paper as Geography of Social Well-being in postgraduate curriculum. तो जो वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल है ज्योग्राफी का, वो कैसे देख रहे थे, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देख रहे थे सोशल वेलबींग के, वो बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के एस्पेक्ट्स को इनको स्टडी कर रहे थे, हाउसिंग के बारे में बात कर रहे थे, वो हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, और बहुत सारे और जोग्राफर्स ने ये पोस्ट ग्रेजुएट में एक इसका करिकुलम ही इंट्रोड्यूस कर दिया था वेलफेयर और ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर।
क्लियर है, ये पहला स्कूल हो गया। दूसरा, द रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वे रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। जो रेडिकल थॉट है उन्होंने मार्क्सियन थ्योरी को देखा। मार्क्सियन थ्योरी मतलब वो बताते कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिवीजन है। डिवीजन इन द सेंस कि एक ग्रुप हो गया जो बहुत अमीर है, एक है जो बहुत गरीब है, और ये जो पूरा जो हम लोग नेचर का एक्सप्लॉइटेशन देख रहे हैं वो सब कुछ कैपिटलिज्म की वजह से हुआ है। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इनकी वजह से हुआ है, इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। तो वो हमेशा ये बताते हैं कि जितनी भी हम लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आज की तारीख में, ये सब कैपिटलिज्म की वजह से देख रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा रेडिकल है, मतलब ये पूरे समाज को एकदम से बदलने की बात कर देते हैं। तो ये रेडिकल थॉट है, ठीक है। नेक्स्ट है द बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट लेड ग्रेट एम्फेसिस एंड The behavioral school of thought laid great emphasis on a lived experience and also on the perception of space by social category based on ethnicity, race, religion, etc. इन्होंने बहुत सारे दूसरे सोशल कैटेगरीज को इंक्लूड किया है जो बिहेवियरल है, जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे एथनिसिटी हो गया, रिलीजन हो गया, रेस हो गया। ये सारी चीज़ों को भी इन लोगों ने क्या किया है, ये सारी चीज़ों को भी इन लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो ये बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट हो गया। तो आपने यहाँ पे 3 स्कूल्स के बारे में बता दिया। नंबर 1 आपने देखा वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल, दूसरा रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, तीसरा द बिहेवियरल स्कूल। ये हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने 3 स्कूल को हम यहाँ पे देख चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा ना, सिंपल सा था, इसमें कोई समस्या थोड़ी ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये तो बनना चाहिए तुम लोगों को, ऐसे सवाल यहाँ पे बनना चाहिए। अगले क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करते हैं। इल्यूसिडेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ किसके बारे में, जो मोस्ट इफेक्टिव और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडिया में, उसके बारे में क्या बताना है, उसके बारे में हमें यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें यहाँ पे समझाना है। Now, इंटरनेट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। जो इंटरनेट है वो मोस्ट इफेक्टिव है और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडिया में। इनेबल्स द यूजर टू स्टैब्लिश डायरेक्ट एक्सेस टू वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, जो इंटरनेट है वो हमें वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, इन तमाम चीज़ों में वो हमें क्या करता है, इन तमाम चीज़ों में वो हमें थ्रो कर देता है। ठीक है। इट्स अ ह्यूज सेंट्रल वेयर हाउस ऑफ डेटा विद डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस टॉपिक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ह्यूज वेयर हाउस है ये डेटा का, विद डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ भी मिल जाता है, एक तरीके से वेयर हाउस है, इट्स लाइक एन वेयर हाउस ऑफ एन इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग वेयर हाउस में कितना सारा सामान रख देते हैं, अनाज वगैरह रहते हैं, अपने इमेजेस वगैरह में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। तो इंटरनेट इज अ वेयर हाउस ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन। ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन लो कॉस्ट, बिल्कुल कम रुपए में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, दिखती सी बात है। अब आप बोल दोगे नहीं नहीं सर बहुत रुपए लग रहे हैं, कम ही रुपए लग रहे हैं कंपेरेबल देखा जाए तो, है ना। इट इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली फॉर ई कॉमर्स एंड कैरिंग आउट मनी ट्रांजेक्शन। इंटरनेट में हम लोग फोन पे, गूगल पे इतना कर रहे हैं, कुछ भी सामान बोलाना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कितनी सारी चीज़ें आ गई है। तो आजकल तो इंटरनेट के बिना कोई संभव ही नहीं है। और इंटरनेट ने एक तरीके से क्या कर दिया है, हमारी सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से रिवॉल्यूशनलाइज कर दिया है। सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बदल दी है। क्लियर है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि जब भी आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो इतनी छोटी छोटी ना लिखें, मतलब 3 लिखना है, लेकिन अगर थोड़ा सा लिख रहे हो तो इसको स्ट्रेच कर दो, मतलब इन 2 को मिला के 1 करो, इसको भी 2 को मिला के 1 करो, इसको भी कुछ एक और लिख लेना। मतलब मेरा ही कहने का मतलब है कि इसी पॉइंट को, अगर ये वाला पॉइंट लिख रहे हो तो इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करो, अगर ये वाला पॉइंट लिख रहे हो तो इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये वाला पॉइंट लिख रहे हो तो इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करो। थोड़ा सा आंसर को स्ट्रेच कर देना, ऐसे 1 2 3। अगर तुम ये सिर्फ 3 पॉइंट लिखाओगे तो यहाँ पे उम्मीद मत करना 3 नंबर मिले, यहाँ पे तुमको 2 नंबर ही मिलेगा, भले ही तुमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे है। तुमको थोड़ा सा स्ट्रेच करते आना चाहिए आंसर को, थोड़ा सा वर्ड लिमिट पे, कंटेंट पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है। क्लियर है, समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंस
subsistence agriculture, in which part of the world this type of agriculture is being practiced. अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है. पहला तो डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये पहला पार्ट हो गया, और ये इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस, ये दूसरा पार्ट हो गया. तो तुम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दोगे 1, 2 या 3, फिर यहाँ पे पैरा चेंज करोगे, हेडिंग मतलब एक अलग से लिखोगे. यहाँ पे जब भी हम आंसर लिखते हैं तो तुम आंसर लिख के करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दोगे, फिर यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया. फिर यहाँ पे ब्लैक पेन से थोड़ा सा ऐसे पॉइंट चल रहे हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पैरा एक आध लाइन छोड़ना, यहाँ पे 1-2 लाइन छोड़ना, और यहाँ पे ये सेकंड पार्ट लिखना, वी विटनेस, ये एग्रीकल्चर कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उसकी अलग से यहाँ पे 2 लाइन लिख के अच्छे से उसको सम अप करना. क्लियर है? तो ऐसे अगर 2 पार्ट है तो अलग से उसे लिखा करो. पता है तुम लोग क्या करते हो, एक ही उसमें खिचड़ी बना देते हो एक ही पैराग्राफ में, फिर उम्मीद करते हो कि एग्जामिनर पढ़े. आंसर कोशिश करो पॉइंट में लिखे. अगर एक ही सवाल में अगर एक ही क्वेश्चन में 2 सवाल है तो उसको अलग से स्ट्रेच करो, उसको अलग से क्या बनाओ, उसको अलग से तुम लोग बाइफरकेट करो. क्लियर है? तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो. डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ intensive subsistence agriculture, in which part of the world this type of agriculture is practiced. तो चलो सबसे भैया पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ. This type of agriculture is largely found in densely populated region of monsoon Asia. ठीक है, तो इसको तुम लोग लिखोगे नीचे, ठीक है, मतलब ये सेकंड पार्ट है तो इसको तुमको नीचे लिखना है. Then next, there are 2 types of intensive subsistence agriculture. यहाँ पे 2 तरीके के इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होते हैं. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी कल्टीवेशन. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज characterized by the dominance of rice crop. Land holdings are very small due to high density of population. Farmer work with the help of family laborers, leading to intensive use of land. Use of machinery is limited. Most of the agriculture operation are done by the manual labor. Farmyard manure is used to maintain the fertility of the soil. In this type of agriculture, the yield per unit area is high, but the labor productivity is low. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि कुछ भी राइस वगैरह ऐसी जो क्रॉप्स होती है वो होती है, साथ ही साथ में एक छोटे एरिया पे यहाँ पे खेती होती है. छोटे एरिया पे मतलब इन द सेंस कि छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है, और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग देखते हैं कि लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होती है कंपेरेबल मशीन इंटेंसिव. ठीक है, लेबर इंटेंसिव चीजें यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा होती है. क्लियर है? ये वाली चीज ठीक क्लियर हो गई. देन नेक्स्ट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द क्रॉप्स अदर देन द पेडी. अब यहाँ पे जो दूसरा एग्रीकल्चर है जो कि पेडी क्रॉप से अलावा जो डोमिनेटेड है उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं. ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलीफ, climate, soil and some of the other geographical factor, it is not practical to grow paddy in many parts of the monsoon Asia. Wheat, soybean, barley, sorghum are grown in the northern China, Manchuria, North Korea and North Japan. In India, wheat is grown in the western part of Indo-Gangetic plains and millets are grown in dry part of western and southern India. Most of the characteristics of this type of agriculture are similar to those dominated by the wet paddy except the irrigation is often used. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो सोयाबीन वगैरह है ये सारी चीज़ें, बार्ले, ये जो अदर देन दी मानसून एशिया के पार्ट में देखे, मानसून रीजन के अलावा देखे तो यहाँ पे जैसे ये जो चावल वगैरह हैं इनको छोड़ के देखे तो बहुत सारी जगह पे सोयाबीन, वीट, ये जो सारी चीज़ें होती है ये भी इसमें आती है. तो क्लाइमेट बदल गया लेकिन यहाँ पे कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से हम लोग देख रहे हैं कुछ दूसरी क्रॉप्स यहाँ पे लग रही है तो उनका तुम लोग सेकेंड उसमें लिख दोगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन दी पैडी. ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़े. डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ स्लम एंड अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. स्लम्स की समस्या, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की समस्या डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. इसमें मुंबई का एशिया का सबसे बड़ा स्लम जो कि मुंबई में धारावी, उसके बारे में लिख सकते हो. धारावी में कैसी कंडीशन है वो तुम लोग लिख सकते हो और एक जनरल आंसर लिख सकते हो. एग्जाम्पल तुम लोग वो देख सकते हो धारावी का.
ठीक है। द स्लम, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स एंड कॉलोनीज ऑफ शैंटी स्ट्रक्चर इज अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द अर्बन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। आज की तारीख में हम सबसे ज़्यादा यही सारी समस्या देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं स्लम्स वगैरह देखने को मिल रही है, हमें कॉलोनीज देखने को मिल रही है, और ये एक तरीके से हमें मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है अर्बन सेटलमेंट की, और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में हमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। झुग्गी झोपड़ी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी कंट्रीज में हमारा, क्योंकि हम एक डेवलपमेंट वाले फेज में हैं, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है। So these are inhabited by those people who were forced to migrate from rural areas to the urban center in search of livelihood। और साथ ही साथ में ये हम उन लोगों के उस पर देखते हैं, वो लोग जो कि गांव से जो माइग्रेट करके शहर के टूवर्ड जाते हैं रोजगार के लिए, जिन्हें के घर में हमने गांव में देखा कि 4 बेटे हैं तो खेती तो एक कर लेगा, बचे हुए 3 क्या करेंगे। अगर वो चारों भी खेती करेंगे तो आमदनी उतनी ही होगी, तो 3 बेटे बाहर चले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो कि फोर्स, मतलब एक तरीके से उन्हें उनकी कंडीशन ही फोर्स कर देती है अपने आप बाहर आने के लिए, तो वो लोग यहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। बट कुड नॉट अफोर्ड प्रॉपर हाउसिंग ड्यू टू हाई रेंट एंड हाई कॉस्ट ऑफ लैंड। और वो अच्छी जगह पे घर नहीं ले सकते हैं क्योंकि आमदनी कम हो जाती है और ऊपर से शहर के खर्चे कुछ ज़्यादा रहते हैं। They occupy environmentally incompatible and degraded areas। ये environmentally incompatible और degraded areas में हमें ये देखने को मिलता है। Slums are the residential areas of least choice, dilapidated houses, poor hygienic condition, poor ventilation, lack of basic amenities like drinking water, light, toilet facilities etc। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक घर में, मतलब एक घर में अगर 2 कमरे हैं, नीचे कमरा ऊपर एक कमरा, तो नीचे वाले कमरे में 8 लोग रह रहे हैं, ऊपर वाला कमरा किराए से दे दिया, वहाँ 8 लोग और रह रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारी एक अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, सैनिटेशन वाली प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर है? Now open defecation and regulated drainage system, overcrowded narrow street patterns are the serious health and socio-environmental hazards। Most of the slum population work in low paid, high risk prone, unorganized sector of urban economy। एकदम low paid उसमें काम करते हैं, health की issues इनको ज़्यादा होते हैं। Consequently, they are the undernourished, prone to different types of diseases and illness, and cannot afford to give proper education to their children। हम साथ ही साथ ये हम इन्हें अंडर नरिश्ड उसमें हम लोग देखते हैं, बहुत सारे डिसीजेस के लिए प्रोन रहते हैं, ठीक है, अपने चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। द पॉवर्टी मेक्स देम वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, क्राइम, वेंडलिज्म, एस्केपिज्म, एपैथी, अल्टीमेट सोशल एक्सक्लूजन। और पॉवर्टी इन्हें वल्नरेबल बना देती है, ठीक है, क्राइम के टूवर्ड्स, एल्कोहल के टूवर्ड्स एडिक्ट होना, क्योंकि जो गरीबी है वो बहुत बुरी चीज़ है, वही इन्हें वल्नरेबल बना देती है, खुद नहीं आते, वो गरीबी खींच लाती है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये वो वाली चीज़ हो गई। क्लियर है? तो इस पे तुम लोग लिख लोगे, जितने नंबर का सवाल रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा तो हम 5 पॉइंट लिखेंगे, 6 मार्क्स का रहेगा तो 6 लिखेंगे, 3 का रहेगा तो 3 लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स बढ़ते हैं। How have good governance and people-oriented policies with reference to the pillars of human development increase the values of freedom and capabilities? एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, मतलब क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सा है, तो एक बार मैं फिर से रीड करता हूँ। How have good governance and people-oriented policies with reference to pillars of human development increase the values of freedom and capability? गुड गवर्नेंस जो है, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज जो है, उसने कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को लेते हुए कैसे लोगों की फ्रीडम कैपेबिलिटीज इंक्रीज करी है, ये बताना है हमें। तो लीडिंग अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैव इनफ मीन्स to be able to live a decent life are the most important aspect of human development। एक अच्छा जीवन जी पाए, एक हेल्दी जीवन जी पाए, एक डिसेंट लाइफ जिए, ये हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। नाउ 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जस्ट एज एनी बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय पिलर, कोई भी बिल्डिंग है वो अपने पिलर से सपोर्टेड रहती है। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आइडिया सपोर्टेड होता है ह्यूमन डेवलपमेंट से बाय द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। ये कुछ मेन पिलर्स हैं जिन पे ह्यूमन डेवलपमेंट चलता है। अब एक एक करके समझते हैं, इक्विटी क्या है, दूसरे भी सस्टेनेबिलिटी क्या है, एक एक करके हम एक एक इनके पिलर को समझते हैं। इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबडी। The opportunity available to people must be equal irrespective of their gender, race, income, and in the Indian case, caste।
Yet this is very often not the case and happen in almost every society. For example, in any country, it is interesting to see which group has the most of the school dropouts belong to. This should then lead to an understanding of the reason for such behavior. In India, large number of women person belonging to socially and economically backward groups drop out of school. These show that how the choices of these group get limited by not having access to knowledge. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इक्विटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, अमीर गरीब देख के नहीं, हर इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। कास्ट बेस्ड रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ही कहीं नहीं आना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी पे। अब हम लोग देखते हैं जैसे स्कूल्स का देख रहे हैं कि एग्जाम्पल बताया कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये भी देखना चाहिए कितने ड्रॉप आउट है। अच्छा, जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं वो मेन है या फीमेल है? अच्छा, फीमेल है तो कौन सी एज में जाके ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ड्रॉप आउट होने के बाद क्या हो रहा है, शादी हो जा रही। ये सारे एनालिसिस करना और उस एनालिसिस के बेस पे फिर हमें रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए कि कहाँ कौन सी समस्या है। इक्विटी मतलब पहले सबको आप इक्वल रिसोर्सेज दे दो, इक्वल रिसोर्स करने के बाद कौन उसे अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है, क्या समस्या जारी है, उसका आकलन किया जाए। क्लियर है? तो ये इक्विटी में आ गया। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी मीन्स continuity in the availability of opportunity. Sustainability मतलब continuity in the availability of opportunities. To have a sustainable human development, each generation must have the same opportunities. ठीक है? All environmental, financial, human resources must be used keeping in the mind of future. Misuse of any of these resources will lead to fewer opportunity for future generation. A good example is about the importance of sending girls to school. If a community does not stress the importance of sending its girl children to school, many opportunity will be lost to these young women when they grow up. Their career choices will be severely curtailed, and this will affect the other aspect of their lives. So each generation must ensure the availability of choices and opportunity for its future generation. Sustainability मतलब वही कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने इक्विटी में बोला। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए जो कि आज की जनरेशन के लिए तो है लेकिन फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी हो। ठीक है, आप रिसोर्सेज को कुछ इतना यूज मत करो कि वो आप ही खत्म कर दो। अपॉर्चुनिटी जो आएंगे आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इस दुनिया में, उनके लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए जितनी हमारे लिए है। कोई भी रिसोर्सेज है तो वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहना चाहिए। कोई भी लड़की हो तो उसको इसलिए पढ़ाओ क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेगी तो आने वाला मतलब हम लोग देखते हैं कि उस लड़की को कल को जब उसकी शादी होगी, जब उसके बच्चे होंगे तो वो उनको कैसे एजुकेशन इम्पार्ट कर पाएगी। ठीक है, तो आप दूर का सोचो ना, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। जो विमेन है उनको आने वाले टाइम के लिए और खुद के लिए भी तो करना है उन्हें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया हो। तो जब दूर की लॉन्ग टर्म की सोची जाती है तो ये सारी चीजें किस में जाएगी, ये आ जाएगा सस्टेनेबिलिटी में। क्लियर है? नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स ह्यूमन लेयर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in people. Ultimately, it is the people who are real wealth of nation. Therefore, efforts to increase their knowledge or to provide better health facility ultimately leads to better work efficiency. Productivity होनी चाहिए, जितने भी यहाँ पे ह्यूमंस है वो इस नेशन की वेल्थ है, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। हमें आलसी इंसान नहीं चाहिए, हमें आलसी ह्यूमंस नहीं चाहिए, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। वो लोगों का वो इस देश की जीडीपी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए, वो कुछ वेल्थ क्रिएट कर पाए। खुद के पास पैसा आएगा तो अल्टीमेटली खर्च करेगा तो देश का ही डेवलपमेंट होगा। तो इंसान वेला नहीं होना चाहिए, इंसान प्रोडक्टिव होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? Empowerment means to have the power to make choices. Such power comes from increasing freedom and capability. Good governance and good oriented policies are required to empower people. The empowerment of socially and economically disadvantaged group is of special importance. Empowerment जरूरी है ताकि लोग चॉइसेस क्रिएट कर सकें। हमारे पास में ज़्यादा चॉइसेस होगी तो ज़्यादा फ्रीडम होगी। ठीक है, तो लोगों के पास जितनी भी चॉइसेस हैं उन सब में से बेस्ट चॉइस चूज करे, और जितनी ज़्यादा चॉइसेस है उतनी ज़्यादा फ्रीडम है, उतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, उतनी ज़्यादा कैपेसिटी है। क्लियर है? तो ये हो गया एम्पावरमेंट का। ठीक, ये वाली चीज़ भी समझ गए होगे। नाउ उसी का और में क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन। वो क्या बोलता है? द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रीडिफाइंड। ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर मेजर करना है तो वो कॉन्स्टेंटली रीडिफाइंड हो रहा है। Evaluate this statement keeping in mind the attainments and shortfall in human development. यहाँ पे
हमें ये देखना है इवेलुएट दीज स्टेटमेंट इन कीपिंग इन माइंड द अटेनमेंट एंड शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को हम मेजर कर रहे हैं, रीडिफाइन हो रहा है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल रह जा रहा है, फिर भी हम कहीं ना कहीं कोई चीज का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेते हुए आप इस स्टेटमेंट को डिफाइन कीजिए। क्या है स्टेटमेंट? द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रीडिफाइंड। ऐसे पता है आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि सामने एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, सपोज ये स्टेटमेंट आपको दे दिया है, अब इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना, इस स्टेटमेंट पे से आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाएंगे कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो कोई नए टर्म्स में। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, अगर आपके जो दूसरे सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, इन सब में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? Now the ways to measure human development are constantly being redefined and newer ways of capturing different elements of human development are being researched। बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो वेज है वो बिल्कुल रीडिफाइन हो रहा है और नए नए डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, नए नए चीज़ देख रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग कैसे मेजर करें। Researchers have found link between the level of corruption or political freedom in particular region। There is also discussion regarding political freedom index and listing the most corrupt countries। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रिसर्चर्स ने लिंक बनाई है, रिसर्चर्स ने ये लिंक बनाई है अबाउट द लेवल ऑफ करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम इन पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, वो लोग देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितना करप्शन है, लोगों की कितनी बात सुनी जा रही है, लोगों के पास कितना फ्रीडम है, लोग कितना बोल पा रहे हैं, उनका नेता उनके लिए कितना काम कर रहा है। ये पहला इंडेक्स, पहला कुछ वो इस तरीके से सोच रहे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से नापा जाता है रीडिफाइंड वे में। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इट रिफ्लेक्ट व्हाट हैव बीन अचीव्ड इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग एरियाज में कितना अचीव हुआ है आज तक। ठीक है, येट इट इज नॉट मोस्ट रिलायबल मेजर। येट हम लोग देखते कि इतना रिलायबल नहीं। हम लोग देखते कितनी फ्रीडम है, कितनी गरीबी है, कितना हम लोग देख रहे हैं, कितनी आज़ादी है, कितना करप्शन है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। फिर उसके बावजूद भी बोला गया कि इतना रिलायबल नहीं है, इसमें भी बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं। दिस इज बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बोल रहा, किसको सरकार कितना दे रही है। हम लोगों की फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम सरकार के करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कि इसको कितना दिया, एक गरीब को कितना दिया, एक अमीर को कितना दिया, इसके बारे में नहीं है। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। It is a non-income measure. The probability of not surviving till the age of 40, the adult illiteracy rate, the number of people who do not have access to clean water, and number of children who are underweight, all are taken to account the shortfall in human development in any region. Often human poverty index is more revealing than human development index. Looking at both these measures of human development together gives an accurate picture of human development situation in country। अब यहाँ पे बताया कि एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दो अलग अलग इंडेक्स हैं। एक हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसका कि हमारा सवाल है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या क्या शॉर्टकमिंग है, और दूसरा एक ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स की तारीफ की गई है कि सारी चीज़ें अकाउंट में लेता है, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, कितने बच्चे अंडरवेट हैं, किस किस की 40 ईयर से पहले डेथ हो गई है। तो देखा जाता है तो पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स है वो कितनी सारी चीज़ों को ले रहा है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कुछ कम चीज़ों पर ही बात करता है। तो जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को साथ में पढ़ते हैं तो एक कंप्लीट पिक्चर पता चलती है। तो कुछ इस तरीके से ही हमें डेटा को एनालाइज करना और इस तरीके से ही कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए। क्लियर है? ये वाली चीज़ भी यहाँ पे समझ पे आ गई है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़े। जस्टिफाई द ट्रेमेंडियस ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज देन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एक्सप्लेन दी सुटेबल एग्जाम्पल। आपको ये बताना है सर्विस सेक्टर का ट्रेमेंडियस ग्रोथ बताना है हमें कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ ज़्यादा हुआ है कंपेरेबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, और एग्जांपल के साथ में बताना है। ठीक है, कि सर्विस सेक्टर हैज़ ग्रोन मोर देन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। क्लियर है? साथ साथ में क्या इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी, हमें सूटेबल एग्जाम्पल्स भी देना है, तो एग्जाम्पल्स के भी नंबर है, तो एग्जाम्पल को इग्नोर नहीं करना है हमें। ठीक है, highly sophisticated machine and technology are available now
manufacturing sector which can be operated and controlled by few people, due to which many people earlier employed in the manufacturing sector are seeking job in service sector. पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सब चीज़ें हाथ से होती थी, आजकल बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई है तो कम लोगों में काम हो जाता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब ऑटोमेशन आ गया, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर के टुवर्ड्स, जॉब के टुवर्ड्स मूव करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कहाँ चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सर्विस सेक्टर में चाहिए। Most of the manufacturing companies need a large number of people in non-direct production, like clerical, managerial, advertising, sales, legal, financial expert, which have higher income than people employed in direct production. हम लोग देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी हमें बहुत सारे लोग चाहिए, कौन से, कोई भी सामान प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, लीगल एडवाइजर चाहिए, सेल्स वाला चाहिए, एडवर्टाइजमेंट वाला चाहिए, और ये लोग ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं कंपेरेबल जो कि वो उस गुड्स को बना रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाले लोग सर्विस सेक्टर में आ गए ना, अपनी लीगल एडवाइजर जो है वो अपनी एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है, बदले में अपनी सर्विसेज दे रहा है, बदले में कुछ रुपए ले रहा है। एडवर्टाइजिंग वाला है वो प्रचार कर रहा है तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है तो तुम पे कर रहे हो। तो ये देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एक अपने आप में एक सर्विस सेक्टर डेवलप हो गया इन फैक्ट्रीज का, तो लोग वहां पे ज्यादा इंप्लॉय हो गए क्योंकि वहां पे तनख्वाह ज्यादा मिल रही है। द सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस बिकॉज मोर एंड मोर फीमेल्स आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन दीज सेक्टर। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स अपना एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसलिए वो और ज्यादा ग्रो कर रहा है, which provides a better working environment and high per capita income than manufacturing sector। और सर्विस सेक्टर एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल वहाँ पे एम्प्लॉय भी हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी ले रही है। With a growing income, people are demanding more services like medical facility, entertainment, hospitality industry, travel and tourism, etc. As a result of which, the service sector has drastically expanded in all directions. It is a good thing that many people get employment through these industry. For example, if tourism increases, then people in hospitality industry gets employment. और जैसे जैसे लोगों के पास ज़्यादा रुपए आते तो उस रुपए को खर्च भी करते हैं। मेरे पास ज़्यादा रुपया है, मूवी देखने चलो, मूवी क्या है, सर्विस सेक्टर। ज़्यादा रुपया है, घूमने चलो, सर्विस सेक्टर। तो जैसे जैसे लोगों के पास में ज़्यादा रुपया आ रहा है वो खर्च भी कर रहे हैं, रुपया इंश्योरेंस करवा लेते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़। और जैसे जैसे मान लो टूरिज्म ग्रो कर रहा है तो होटल में ज़्यादा, होटल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इंप्लॉयमेंट होगा, ज़्यादा वहाँ पे एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर ने एक तरीके से डिमांड केटर कर ली है। क्लियर है? Growth in service sector indicates a growth in GDP. Hence, government make all efforts to uplift the service sector by providing provident fund, gratuitary pension, etc. to the employees. This also increases the per capita of people. सर्विस सेक्टर का ग्रोथ मतलब जीडीपी में ग्रोथ, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम, पेंशन वगैरह ये दे रही है, इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज एनी 5 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन एग्रीकल्चर। हमें कोई 5 प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ जो कि इंडियन एग्रीकल्चर फेस कर रहे हैं, जो कि इंडियन फार्मर फेस कर रहे हैं। ठीक है, पहला है डिपेंडेंस ऑन एरिटिक मानसून। हम सबसे ज़्यादा मानसून पे डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो फसल खराब हो जाती है, पानी नहीं आता है तो ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, फसल नहीं हो पाती है। तो मानसून पे जो डिपेंडेंस है वो सबसे ज़्यादा इंडियन फार्मर्स फेस कर रहे हैं। क्लियर है? मैंने बता दिया, एक बार इसे रीड कर लेते हैं। इरिगेशन कवर ओनली अबाउट 33% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया इन द लैंड इन द इंडिया था, ओनली 33% एरिया। द क्रॉप प्रोडक्शन is the rest of the cultivated land directly depends on the rain. Poor performance of southwest monsoon also adversely affect the supply of canal water for irrigation. On the other hand, the rainfall in Rajasthan and other drought-prone areas is too meager and highly unreliable. Even the areas receiving high annual rainfall experience considerable fluctuation. This makes them vulnerable to both droughts and flood. Drought is a common phenomenon in the low rainfall areas which may also experience occasional floods. The flash floods in the dry land of Maharashtra, Gujarat, Rajasthan in 2006-2017 are the example of this phenomenon. Droughts and floods continue to twin meanings in Indian agriculture. अब ये है, ऊपर से पानी कम आया तो डैम में पानी कम, कैनाल में पानी कम, तो और पानी की कमी हो जाती है। सिर्फ 33% इंडिया का कल्टिवेटेड एरिया है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है, बाकी सारे किसान तो पानी पे निर्धारित है, पानी के ऊपर है। राजस्थान, गुजरात जैसे एरिया में तो और हालत ख़राब हो जाती है। और वही वाली बात है, इतना डैम वैम में पानी कहाँ, अगर पानी नहीं आया तो इनमें भी पानी नहीं होता,
क्लियर है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि 3-4 महीने में अच्छा पानी देखने को मिलता है, उसके बाद में मतलब 3-4 महीने डैम वगैरह में अच्छा पानी देखने को मिलता है, फिर वापस से वही फरवरी मार्च से वापस वही सूखे हालत हो जाती है। देन लो प्रोडक्टिविटी, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है कंपेरेबल यूएसए वगैरह को देखें। द यील्ड ऑफ क्रॉप्स इन कंट्रीज लो इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल लेवल। Per hectare output of most of the crops such as wheat, cotton, oilseed in India is much lower than that of USA, Russia, Japan. Because of the very high pressure on the land resources, the labor productivity in Indian agriculture is also very low in comparison to international level. The vast rainfall across the country, particularly dry land, which grows mostly coarse cereals, pulses and oilseed, have very low yields. हम लोग एक तो ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप्स नहीं है, ऊपर से लेबर प्रोडक्टिविटी लो है, वहाँ पे एक किसान के पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उनका एक अलग ही सिस्टम है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा भी है। इंडिया की अपनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, इसकी वजह से भी है, लेकिन आप एक लो प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इनडेप्टनेस, जो किसान है वो अपना कर्जा चुका नहीं पा रहा है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा है। The input of modern agriculture are very expensive. This resource intensive approach have become unmanageable for marginal and small farmer, as they have a very meager or no savings to invest in agriculture. To tide over this difficulty, most of such farmers have resorted to availing credit from various institutions and money lenders. Crop failures and low return from the agriculture have forced them to fall into the traps of indebtedness. यहाँ पे है, अगर हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए मशीन वगैरह चाहिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एट द सेम टाइम पानी नहीं आया, बारिश नहीं हुई, इस बार फसल नहीं हुई, तो किसी मनी लेंडर से रुपए उधार ले लिए, अगले साल फिर पानी नहीं आया तो फिर रुपए नहीं चुका पाया, ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो वो उस जो लोन वाली जो साइकिल है ना, उस विशियस साइकिल में एक बार किसान फंस जाता है तो वो वापस बाहर नहीं आ पाता है, वो उस इनडेप्थनेस की साइकिल में बहुत ज़्यादा फंस जाता है। क्लियर है ये वाली चीज़ें। देन लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। Indian peasantry have been exploited for a long time, as there had been unequal distribution of land among the three revenue systems operational during the British period: the Malwari, Rohitwari, and Zamindari. The last one was the most exploitative for the peasant. After independence, land reforms were accorded priority, but these reforms were not implemented effectively due to lack of strong political will. Most of the state government avoided taking political tough decisions which were against the strong political lobbies of landlords. Lack of implementation of land reforms have resulted in continuation of iniquitous distribution of cultivable land, which is detrimental to agriculture development. लैंड रिफॉर्म एक तो अंग्रेजों के समय से एक्सप्लॉइटेशन चल रहा था, वही का वही आगे भी चले आया। लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं उनका लैंड थोड़ा सा तोड़ के जो गरीब वाले उनको बांटा जाए, सही से इसका यूटिलाइजेशन हो, लेकिन वो इंडिया में करप्शन इतना है कि ये सारी स्कीम्स वर्क नहीं कर पाई। तो एक हो गया लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। क्लियर है, ये वाली चीज़ भी आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। देन लैंड होल्डिंग्स, वही कि किसी के पास लैंड होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, किसी के पास में बहुत कम है। ठीक, एक बार और इसे रीड कर देते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स इन कंट्री। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज श्रिंकिंग अंडर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर। Furthermore, in India, the land holding are mostly fragmented. There are some states where consolidation of land holding has not been carried out even once. Even in the state where it has been carried out once, second consolidation is required as land holding have fragmented again in the process of division of land among the owners of next generation. The small size of fragmented land holdings are uneconomic. ठीक है, ये मैंने बता दिया लैंड होल्डिंग्स वाला, मैंने मतलब आपको बता दिया कि वो सही नहीं है। लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है उतना ज़्यादा, हम लोग देख रहे हैं। हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स नहीं, हम लोग तो बस हमारा देख रहे हैं, तो इतना हमारा एग्रीकल्चर उस कमर्शियल लेवल पे तक भी नहीं पहुंचा है, और उसका भी हमको एक इम्पैक्ट एक सोसाइटी में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि खेती में काम मात्र 4 महीने का है, बाकी के टाइम इंसान आराम कर रहा है। दूसरी बात, जो काम में 4 लोग लगे हैं वो काम एक इंसान कर सकता है, वो 3 लोग का ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं।
ठीक है, एक परिवार में 4 लोग हैं, वो खेती में लगे, वो एक इंसान भी कर सकता है, 4 लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्रीकल्चर में वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। अब यही 4 लोग में से एक खेती करता, 3 बाहर जाके काम करते, तो कहीं ना कहीं देश की जीडीपी में ही ये लोग अपनी ग्रोथ दिखाते। क्लियर, समझ में आ गया, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। Now, on the basis of the main source of the moisture for crops, analyze the types of farming in Indian scenario. यहाँ पे हमें क्या बताना है, फार्मिंग के टाइप्स बताना है, 2 क्वेश्चन है एंड देन मैप वाले क्वेश्चन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर क्रॉप्स एनालाइज द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडियन सिनेरियो। हमें मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स के बेसिस पे इंडिया में जो अलग अलग टाइप्स के जो सिनेरियोज हैं, अलग अलग टाइप्स के जो फार्मिंग है उनको बताना है। Now, on the basis of the main source of moisture for crops, the farming can be classified as irrigated and rain-fed, that is Barani. There is a difference in nature of irrigated farming as well as based on objective of irrigation, protective or producive. एक बार मैं रीड कर देता हूँ, फिर मैं समझा दूंगा। बहुत देर से कंटिन्यूसली आपको समझा रहा हूँ ना, तो गला भी मतलब एक बार वैसे हो जाता है, आई थिंक आप उसको समझेंगे। The objective of protective irrigation is to protect the crops from adverse effect of soil moisture deficiency, which often means that irrigation act as a supplementary source of water and above all the rainfall. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इरिगेशन जो है, इरिगेशन क्या कर रहा है, इरिगेशन जरूरी है जो सॉइल के मॉइस्चर की जो डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये वाला प्रोटेक्टिव इरिगेशन का था, ये तुम समझ ही लोगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। फिर उसके बाद में द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज टू प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर टू मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। Productive irrigation is meant to provide sufficient soil moisture in cropping season to achieve a high productivity. ठीक है, in such irrigation the water input per unit of cultivated land is higher than protective irrigation. वैसे मुझे ऐसा लगता है तुम लोग इस क्वेश्चन में ज्यादा घूमोगे कंपेरेबल, पहले वाला जो क्वेश्चन तो तुम लोग बोलोगे सर वही अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसमें कौन सर इतना करेगा। रेन फार्मिंग इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन इनटू ड्राई लैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग। In India, the dryland farming is largely confined to regions having annual rainfall than 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगता है, कम पानी है तो बाजरा, रागी, मूंग ये लग जाएगा, फॉडर क्रॉप्स लग जाएगा जो ड्रॉट रेजिस्टेंट वाले हैं। वेटलैंड फार्मिंग में हम लोग देख लेंगे, जहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा वो है वहाँ ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं सॉइल इरोजन टाइप में हो रहा है, सॉइल इरोजन हैजार्डस हो रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी वगैरह है। तो ये वाली चीज़ लिख लोगे। यहाँ पे तुम लोग कौन सी क्रॉप लगा दोगे, यहाँ पे राइस लगा दोगे जहाँ पानी ज़्यादा है, शुगर केन लगा दोगे, ये वाली चीज़ तुम एक्वाकल्चर वाली चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, मैप वाला आ गया। On the given political map of world, the following 7 features are shown. Identify any 5. 7 में से हमें कोई भी 5 करना है, any 5 of these feature and write their correct names on the line marked near each of the feature. यहाँ पे देखो इन्होंने लाइन भी मार्क कर दी है, लाइन मार्क कर दी है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा है। जैसे शिपिंग कैनाल है तो शिपिंग कैनाल हमें कहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, कहाँ करना है शिपिंग कैनाल। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जगह उन्होंने मार्क किया है, तो हमें कुछ इस तरीके से करना है। क्लियर है। तो इसको हम मतलब मैं ऐसा कर देता हूं, तो शिपिंग कैनाल ऐसा करके, शिपिंग कैनाल में इन्होंने कर दिया पनामा कैनाल। ठीक है, यहाँ पे पनामा कैनाल हो गया। शिपिंग कैनाल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट हमें यहाँ देखने को मिल गया। उसके बाद में इंटरनेशनल सी पोर्ट में हांगकांग पोर्ट हो गया। एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल में पढ़ देता हूँ, फिर यहाँ पे मार्क करेंगे। एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग डाउन्स, नोमैडिक हर्डिंग एरिया, सब सहारन और सब डेजर्ट, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका ब्राजील। देन उसके बाद में मेजर सी पोर्ट सिडनी पोर्ट, तो ऐसे तुम लोग कर लोगे। ठीक है, ब्राजील को तुम लोग आइडेंटिफाई आराम से कर लोगे, सिडनी पोर्ट को तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। यहाँ पे ये सारी चीजें तुम कुछ इस तरीके से कर लोगे, ABCD करके कर लोगे। 7 में से 5 चीजें होंगी। अब मैप वर्क में देखो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, मैं तुमको बता दूं। मैं तुमको एक वीडियो बनाऊंगा जैसे मैंने प्रीवियस ईयर बनाया था, आपको बता दूं। अभी जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा है, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं,
लेकिन मैप वर्क में क्या होगा, एक वीडियो मतलब 2 वीडियो रहेंगे, एक दूसरी बुक का, दोनों बुक का एक एक वीडियो रहेगा। उस एक वीडियो में वो 20 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें कंप्लीट मैप वर्क कर लेंगे, और दूसरी बुक का एक 15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें हम कंप्लीट मैप वर्क कर लेंगे। तो एक टोटल इन शॉर्ट 2 वीडियो रहेंगे 15 से 20 मिनट का, और दूसरा वाला भी 15 से 20 मिनट का। तो आधा 1 घंटे का आपका एक वीडियो रहेगा, जिसमें कि हम क्या करेंगे, जिसमें कि हम सारी चीजें बहुत कंप्लीटली मार्क कर लेंगे और आपका कंप्लीट मैप वर्क हो जाएगा। मैप वर्क का मेरा एश्योरेंस है, मेरा वादा है कि मैं आपको मैप वर्क का वीडियो दे दूंगा, दोनों बुक का एक एक वीडियो दे दूंगा, जिसमें आपका कंप्लीट मैप वर्क हो जाएगा। तो इनको लेके घबराना नहीं है। वो मैप वर्क होने के बाद में मैं आपको कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन मैप के प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक वीडियो दूंगा पूरा कंप्लीट, ठीक है, समझ में आ जाएगा। फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स वाला क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे पॉलिटिकल वाला देख लेते हैं, मतलब इंडिया वाला देख लेते हैं। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, लोकेट एंड लेबल एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट सिंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ का मैप देख लेंगे। अ कॉपर माइन इन राजस्थान, तो यहाँ पे खेतरी हमें देखने को मिलेगा। अ मार्केट ऑयल रिफाइनरी इन बिहार, तो यहाँ पे बौरानी हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन अ स्टेट विथ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे हमें अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट में हम कर्नाटका को यहाँ पे मार्क कर देंगे। देन एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम केरला में हम मार्क कर देंगे। अ स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो वो गोवा में हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे इंडिया का भी। तो मैप वर्क का आप मेरे से एश्योरेंस रहिए। अभी हमने मैप ऐसे ही पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ पे मैप मतलब अभी करवाना मतलब आपके सोने जैसा है कि सर अभी तो पूरा मैप वर्क करना होगा, ये 8 क्वेश्चन से क्या होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट कर दिया। बाकी आपको मैप वर्क का एश्योरेंस है मेरी तरफ से, आपको कंप्लीट मैप वर्क मिल जाएगा, इस चीज़ से आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ये मेरा वादा है। इसी के साथ हमारा हो गया सैंपल पेपर कंप्लीट। ठीक है, एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपका जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, वहां से पढ़ना शुरुआत कर दो। कुछ बचा है तो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पेपर से पहले आपको सारी चीज़ें मिलेगी, मैप वर्क क्वेश्चन, MCQ तरह तरह के मिलेंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, सारी चीज़ से निश्चिंत रह जाइए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग YouTube से एक्सेस कर लेते हैं, YouTube से पढ़ लेते हैं, लेकिन आपकी तरफ से बहुत बार शिकायत आती है कि सर हमको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा। तो एक काम करो, YouTube को छोड़ो, आप लोग जाओ वेबसाइट पे magnetbrains.com करके गूगल पे टाइप करो, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आएगी, वहां से आप लोग वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। वेबसाइट पे आलसी आ रही सर, वेबसाइट सुनते ही आलसी आ रही है, तो एक काम करो, प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है, कुछ भी पढ़ाई करनी है, तो कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलेगा विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन। और मैग्नेट ब्रेन्स पर सिर्फ क्लास 12th या क्लास 11 ज्योग्राफी ही नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स पर ये तमाम कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पेशली आपका CUET हो गया, CBSE का इंग्लिश और हिंदी मीडियम हो गया, NTSC ओलंपियाड, बिहार बोर्ड, ये सारी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस चीज़ से आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। और क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में और भी अपडेट चाहिए, तो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के इंस्टाग्राम हैंडल से, फेसबुक से, ट्विटर से। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।